नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाया गया है रेजिस्टेंस का। ए बी पार्ट में रेजिस्टेंस आर है और ए सी पार्ट में रेजिस्टेंस आर है और बी सी पार्ट में रेजिस्टेंस 2R है। लेंथ में बी सी, ए बी और ए सी तीनों इक्वल है, इसलिए सेंटर पर इक्वल एंगल 120 डिग्री बना रहे हैं। ऐसे में ए पार्ट से करंट करंट इंटर कर रहा है और बी और सी पार्ट से करंट बाहर निकल जा रहा है। तो फिर से सुनिए, ए पॉइंट से करंट इंटर कर रहा है, बी से और सी से बाहर निकल जा रहा है। तो इस सर्कुलर स्ट्रक्चर के सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। कैसे आएगा उसी को अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो फिर से आप समझिए, ए से करंट इंटर किया, बी से और सी से बाहर निकल गया और इसमें ए बी में आर रेजिस्टेंस और ए सी में आर रेजिस्टेंस और बी सी में 2R रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। तीनों पार्ट बी सी, ए बी और ए सी इक्वल एंगल बना रहे हैं सेंटर पे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर पे, यानी वो पॉइंट पर, तो वो 0 होगा। कैसे होगा इसको अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर लेंगे और करंट कैरिंग वायर में हम जानते हैं, अगर मान लीजिए इसमें करंट आ ही जा रहा है तो इसके राइट साइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अंदर की तरफ होगा। इसको इनवर्ड लिखेंगे। और लेफ्ट साइड पॉइंट पर, ये लेफ्ट साइड पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इसको आउटवर्ड लिखेंगे। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हम करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में निकालते हैं। राइट साइड में पॉइंट है तो इनवर्ड होगा, लेफ्ट साइड में पॉइंट है तो आउटवर्ड होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ए से करंट इंटर कर रहा है, तो इसका हम सर्किट बनाते हैं। ए से करंट इंटर कर रहा है तो यहाँ पर एक सेल लेते हैं जिसका ईएमएफ इस तरह से दिखाया जाएगा और इसका ईएमएफ ई है। और इस तरह से बी को हम ऐसे यहाँ जोड़ देंगे और फिर यहाँ सी को भी हम ऐसे जोड़ देंगे। तो अब आप देख रहे हैं सर्किट कंप्लीट हो गया और यहाँ करंट जो है ए से इंटर कर रहा है, बी से और सी से बाहर निकल जा रहा है। तो ये करंट इस तरह से वापस आएगा और यहाँ इस तरह से वापस आएगा और फिर ए पर मिल जाएगा। और बी और सी में करंट नहीं इंटर 0 हो जा रहा है। बी और सी में कैसे 0 हो रहा है उसको देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, बी और सी दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर सुविधा के लिए हम 2I करंट ले लेते हैं। 2I करंट ए से इंटर किया तो इधर भी आर रेजिस्टेंस, इधर भी आर रेजिस्टेंस, इसलिए हाफ करंट जो है इधर जाएगा और हाफ करंट जो है इधर आएगा, यानी एसी में आई और ए बी में आई जाएगा। इसमें बी सी में कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम वी निकालते हैं। बी का पोटेंशियल निकालने के लिए देखिए सेल का ईएमएफ ई है और ए इस टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका ए पॉइंट का भी पोटेंशियल हम ई मानेंगे। तो ई और ए से बी तक जाने में आई आर का ड्रॉप होगा, तो आई आर ड्रॉप हो गया आई आर का। अब इसी तरह से ए से सी में जाने में आई आर का ड्रॉप हुआ, तो यही जो है आपका वी सी भी होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बी और सी का पोटेंशियल सेम हो गया, इसीलिए बी सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने के कारण इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, बी सी में कोई करंट नहीं फ्लो होगा। 2I की वैल्यू एग्जैक्ट हम लोग निकाल भी सकते हैं, बट उसको यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। अभी आगे सर्किट बना के हम निकाल के आपको बताते हैं। तो इस तरह से ए बी में करंट जो है, ए बी वायर के राइट साइड पॉइंट है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आई की वजह से होगा। और एसी में करंट जो जा रहा है, एसी करंट कैरिंग वायर के लेफ्ट साइड में ये पॉइंट पड़ रहा है, तो ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसलिए ए बी के द्वारा अंदर की तरफ और एसी के द्वारा बाहर की तरफ, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 हो जाएगा। और बी सी में कोई करंट जा ही नहीं रहा है, इसलिए वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। अब इस सर्किट को हम एक और तरीके से, बाकी 2 और तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं एक और तरीके से
बनाकर हम देखते हैं कैसे बी और सी का पोटेंशियल सेम होगा। तो हमारे पास ये देखिए एक सेल है, सेल का एक टर्मिनल ये हुआ और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस आर लिया, इधर भी एक रेजिस्टेंस आर लिया और अब हम इसको ऐसे मिला दे रहे हैं। सेल का EMF E है और हम इसको B लिखते हैं, इसको C लिखते हैं और फिर देखिए B और C के बीच में रेजिस्टेंस 2R है तो यहाँ पे 2R रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ये हो गया 2R। अब देखिए यहाँ से 2I करंट निकल रहा है, ये हो गया आपका A पॉइंट। तो A पॉइंट से करंट इधर I और इधर I डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस प्रकार। अब आप देख रहे हैं AB में करंट I आ रहा है, यहाँ पर भी करंट I, यहाँ पर भी करंट I, तो AC में भी करंट जा रहा है। इसलिए B और C पॉइंट का फिर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो A टर्मिनल का EMF E, तो E माइनस आई आर, इधर भी E माइनस आई आर, इसलिए B और C दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गए, इसलिए करंट इसमें जीरो फ्लो करेगा। क्योंकि इसको शॉर्ट सर्किट भी कहना आप बोल सकते हैं, क्योंकि B और C का पोटेंशियल सेम है और रेजिस्टेंस का दोनों टर्मिनल एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब दोनों टर्मिनल एक ही पॉइंट हो जाए, दोनों या तो नेगेटिव वोल्टेज पे हो या तो दोनों पॉजिटिव वोल्टेज पे हो, तो ऐसे कनेक्शन को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो B और C दोनों सेम वोल्टेज पे हैं, इसलिए रेजिस्टेंस 2R जब इनके बीच में जोड़ा गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी 2R में कोई करंट नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ करंट जीरो हो जा रहा है B और C यानी 2R रेजिस्टेंस में। इसलिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं हो रहा है, केवल AB और AC के कारण हो रहा है, AB अंदर की तरफ और AC बाहर की तरफ, इसलिए नेट जीरो हो गया। तो इसी तरह से एक और सर्किट हम बना सकते हैं, आइए देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास ये सेल है जिसका EMF E है, यहाँ से करंट जा रहा है और इस तरह से हम इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ रेजिस्टेंस R दिखाया, यहाँ भी रेजिस्टेंस R दिखाया, फिर इन दोनों को ऐसे आप जोड़ लेंगे, ऐसे जोड़ लिया। इस टर्मिनल को हम B लिखते हैं, इसको C लिखते हैं और इस प्रकार इसको मिला दिया, यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया। तो अब B और C के बीच में हम रेजिस्टेंस 2R जोड़ दे रहे हैं, ये देखिए 2R। इस तरह से यहाँ करंट फिर से जीरो जाएगा, यहाँ से 2I करंट जा रहा है, I और I दो पार्ट में टूट गया, फिर यहाँ I और I मिलकर के 2I हो जाएगा। BC पार्ट में यानी 2R में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि 2R रेजिस्टेंस है और ये रास्ता B से इस पॉइंट के बीच में और C से इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस वाले रास्ते में करंट क्यों जाएगा? जिधर रास्ता खाली है यानी जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, करंट वैसे निकल के फिर यहाँ कंप्लीट कर देगा सर्किट। अब हम 2I की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2I की वैल्यू क्या होगा? नेट EMF। यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों 2R शॉर्ट सर्किट हो गया, तो कोई मतलब नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं, इसलिए इस सर्किट में 2R हटा देंगे, यानी यहाँ पर भी 2R का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा सकते हैं, यहाँ पर भी 2R हटा सकते हैं, कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार R और R पैरेलल हो गए, तो R और R पैरेलल है तो उसका रिएक्टेंट वैल्यू R/2 होगा। तो रिएक्टेंट करंट 2I आप ऐसे निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो। इस तरह से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने इस साल देखा 2025 में IIT JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए नीट में और काफ़ी दिक्कत हुई बच्चों को, और इवन टीचर भी बैठा दिए गए होते थे, घंटे में वो सॉल्व नहीं कर पाते। IIT एडवांस लेवल से भी ज़्यादा ऊपर माना जा सकता है। अभी तक ऐसा कभी हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आया नीट में, लेकिन इससे एक संकेत जरूर मिलता है कि अब आप नीट का सिलेक्शन लेने के लिए केवल अच्छा नोट बना लेने से और अच्छे कोचिंग में एडमिशन ले लेने से
सिलेक्शन नहीं होगा, काफ़ी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिजिक्स को दिल से सीखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको सीखने वाले कंसेप्ट से हमने बताया। जब आप नीट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, जेई एडवांस का, वहाँ पे फिजिक्स जब आप सॉल्व करते हैं, जब आपने फिजिक्स सीखा हुआ है तो क्वेश्चन जो भी होगा काफ़ी हद तक क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जब आप रटते हैं तो फिर वहीं पे दिक्कत होती है, क्योंकि कंसेप्ट तो एक ही है, बट सवाल तो लाखों करोड़ों बनाए जा सकते हैं। तो कंसेप्ट को सीखना, उसको अप्लाई करना है और अपने अंदर से डर निकालना। डर तभी निकलेगा जब आप इस तरह से एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। नीट में देखिए 45 क्वेश्चन आता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते रहे जैसे 2025 में आया, तो 45 क्वेश्चन तो कोई नहीं कर पाएगा 1 घंटे के अंदर। अगर टाइम घटा दिया जाए और क्वेश्चन ईजी भी हो तब भी आप दिक्कत फील करेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन टफ है तो और दिक्कत फील करेंगे। तो इस तरह से माना जा सकता है कि अगर जिस तरह क्वेश्चन इस साल आया उसी तरह क्वेश्चन अगर आगे आएंगे तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस करने के बाद भी आप विद इन टाइम 25 से 30 के बीच में ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस तरह से अब आप अपने तैयारी का लेवल थोड़ा ऊंचा करिए, IIT जेईई और एडवांस लेवल की तैयारी करिए। नीट वाले बच्चे अक्सर बोलते हैं मेरे लेवल की नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही बताइए। मैं तो यहाँ कोटा में काफ़ी तजुर्बा है मेरे को। बच्चे बोलते हैं नीट वाले, सर मेरे को IIT जेईई और एडवांस और जेईई मेंस लेवल की चीज़ें फिजिक्स में मत बताइए, हमें आप उतना ही पढ़ाइए जितना हमें नीट के लिए ज़रूरत है। तो फिर इस साल क्या हुआ? तो अब ये बोलना बेकार चला गया। अब आपको भी IIT जेईई और एडवांस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, और डॉक्टर बनने का सपना अब काफ़ी टफ हो गया। तो अब आप फिजिक्स को काफ़ी अच्छे से सीखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफ़ी अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए